अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत एक तरफ तो जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ इंतखाबी मैदान भी सज रहा है। कुछ बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं जिनके नतायज दूररस होंगे। एक तरफ तो पार्लियामान के अंदर होने वाली रिकॉर्ड साज कानून साजी है, इंतखाबी इस्लाहात की गई हैं, पेमरा एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं और निगरान हुकूमतों के इख्तियारात के हवाले से भी तरामीम की गई हैं। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत निगरान सेटअप के लिए मुशावरत भी कर रही है। अपने जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी इस मामले पर नशस्तें हो रही हैं कि निगरान सेटअप कैसा आएगा और वो किस तरह से चलेगा। इन तमाम मामलात के ऊपर इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, किस तरह से वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, निगरान सेटअप के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, और ये जो कवानीन के अंदर तरमीम की जा रही हैं क्या वाकई इनकी जरूरत है या नहीं, इस पर बात करने के लिए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, निगरान सेटअप के हवाले से इस वक्त क्या बात हो रही है, किन नामों पर बात चल रही है? देखिए, नाम तो इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ नाम जो है वो अंडर डिस्कशन हैं, लेकिन किसी एक नाम के उसके जिसके ऊपर इत्तफाक राय या कंसेंसस होने का इम्कान हो, कोई ऐसी सूरत मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इस वक्त तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सभी से मशवरा कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वो जिस नतीजे पे पहुंचेंगे तो उसमें अभी काफ़ी दिन है, अभी तो तकरीबन 8-10 दिन पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कोई आखिरी दिनों में आगे कोई एक आध दिन पहले ही फैसला होगा। अच्छा, लेकिन राना साहब, तवक्को क्या की जा रही है कि कब तक ये जो मुशावरत का अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा और किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा? क्योंकि 8 या 9 को यानी 48 आवर्स बिफोर द अपना ड्यूरेशन कंप्लीशन ऑफ नेशनल असम्बली ने अगर डिज़ोल्व होना है तो ये फिर उस हिसाब से कोई एक आध दिन, ये 6 या 7 अगस्त तक ये नाम सामने आ सकता है। राना साहब, आप लोगों की तरफ से तो कमेटी बना दी गई थी जिसने बातचीत करनी है। इस वक्त आपकी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, तो क्या कुछ नाम उनकी तरफ से भी आ रहे हैं जिन पर जो है वो कोई बात हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के कोई नाम या कोई डिस्कशन हो रही है। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, JUI की लीडरशिप के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई जो है वो इनडायरेक्ट सूरत हाल होगी। मेरा ख्याल है कि वो खुद उनकी मीटिंग्स भी होती भी रही हैं पिछले दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में भी होंगी, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ये बैठ के यकम के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई 2-4 दिन में जो है ये मीटिंग्स होंगी और उसमें कोई नाम फाइनल हो जाएगा। अच्छा, राइट। मगर आपके ख्याल में अभी, क्योंकि ये बहुत सारे नामों पे बात हो रही है और आपके कुछ कॉलीग्स का ख्याल है कि कोई सियासतदान जो है वो होना चाहिए, तो आपके ख्याल में जो निगरान वजीर आजम है वो कैसा होना चाहिए? किस तरह का इंतखाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरजीह है? देखिए, जहाँ तक इंतखाब का तल्लक है या इलेक्शन का तल्लक है, जो कानून इस बारे में मौजूद है या जो आइनी प्रोविजंस हैं, उसमें ये सारा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा। बल्कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मोर पावरफुल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने तो हुकूमती मामलात, और वो भी एक महदूद हद तक जिसे डे टू डे कहा जाता है, उन्होंने अपने इंतज़ामी अमूर को चलाना होता है, और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द या डायरेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ इलेक्शन। तो इसमें असल तो जिम्मेदारी इलेक्शन की जो है वो कोई केयर टेकर सेटअप के ऊपर नहीं होती, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। ताहम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर सेटअप में, वो बड़े क्रेडिबल लोग होने चाहिए, बड़े रिस्पेक्टेबल और ऐसे लोग जिनके जो है वो दानिश पे, जिनकी जो है वो दयानत पे सभी को जो है वो एतमाद हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही किसी बंदे की तलाश जो है वो की जाएगी और इंशाल्लाह वो कोई भी हो। ये भी एक राय आ रही है कि जी सियासतदान होना चाहिए। अगर सियासतदान होना चाहिए तो फिर तो किसी सियासी जमात का बंदा ही होगा ना। तो ये भी है कि कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई रिटायर्ड जज हो। तो ये अब इसमें जो है वो मामला चल रहा है। और राणा साहब, आपको लगता है कि अब इसके मराहिल हैं? एक तो पहला मरहला ये है कि आपने आपस में इत्तेफाक करना है, फिर दूसरा मरहला ये है कि अपोजिशन लीडर के साथ इस पर बात करनी है, और वहां पर अगर इत्तेफाक नहीं होता तो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो आपको लगता है कि जो आपकी तरफ से नाम आएंगे अपोजिशन लीडर के साथ ही उन नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि इस मरतबा कोई 3 नाम देने वाली या कमेटियों के अजलासों वाली जो है वो नौबत ना आए। और जिस दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मीटिंग हो, तो उससे पहले क्योंकि होमवर्क हो चुका होगा, तो मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग के नतीजे में जो है वो एक नाम सामने आ जाएगा। अच्छा राणा साहब, मगर ये जाते जाते हुकूमत बड़ा एक अहम डिसीजन लिया है और वो निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मुआशी मामलात के अंदर उसके पास इख्तियारात होंगे। अब क्या ज़रूरत पेश आई है हुकूमत को इन इख्तियारात में, ये इख्तियारात निगरान हुकूमत को देने की? ये बहुत जो है वो यानी रिक्वायर्ड जो है वो ज़रूरत थी। इसका बहुत बड़ा अमल दखल है आपकी मुआशी सूरत हाल पे, और IMF के साथ जो आपका मुआहदा हुआ है, इस असरे हाज़िर के जो तकाज़े हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो हरकत करती हैं या चलाई जाती हैं, वो अब वो वक्त गुज़र गया कि हुकूमत जो है वो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए छुट्टी पे चली जाए और उस दौरान कोई गवर्नमेंट हो ही ना, उस दौरान सिर्फ डे टू डे बिजनेस चले। बाज़ मामलात ऐसे हैं और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल जो मामलात हैं और पाकिस्तान की मखसूस सूरत हाल के जो है वो पेश नज़र ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा अगर होता तो उसमें नुकसान होने का एहतमाल था। तो इसलिए ये बड़ी एक जायज़ ज़रूरत थी और उसको लेजिस्लेशन के ज़रिए से पूरा किया गया है। अच्छा, लेकिन साहब इससे तासुर ये उभर आया कि निगरान हुकूमत का काम तो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से अगर वो दौरानिया उनका कुछ बढ़ाना भी चाहें तो मामलात चलते रहें और दौरानिया भी बढ़ाया जा सके? नहीं, देखें, इलेक्शन तो करवाना है इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, तो हुकूमत ने जिन एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे जो फाइनेंशियल इश्यूज है उनके ऊपर उन्होंने अपना काम करना है। तो आप मुझे बताएं कि अगर उनके पास ये इख्तियार भी नहीं होगा, आपके इल्म में होगा कि ये जो अमेंडमेंट होने जा रही थी उस अमेंडमेंट को बाद में कंसल्टेशन के ज़रिए से फर्दर जो है वो उसको इम्प्रूव किया गया है। और अब जो फाइनेंशियल मैटर्स या जो एग्रीमेंट्स हुकूमत ने किए हुए हैं उनकी फर्दरेंस में अगर केयर टेकर हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म को कोई इक़दाम लेने पड़े तो वो ले सकते हैं। अच्छा। तो अब तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज़ वाली बात रह गई है। लेकिन क्या ऐसे उनको पॉलिसी साजी के इख्तियारात नहीं दे रहे? नहीं, इसमें पॉलिसी साजी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक। राणा साहब, एक और बड़ा अहम कानून जो हुकूमत ने अभी बनाया है, पैमरा में भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफात जो है वो की गई हैं। तो क्या इससे जो है वो इस पर कुछ एतराज़ात भी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं आज़ादी इज़हार राय के हवाले से? तो क्या इससे
आप तो चले जाएंगे, लेकिन क्या आने वाले दौर में मुश्किल नहीं होगी इन मामलात में? और ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि आप अगर ऑपोजिशन में आते हैं तो आपके लिए भी मुश्किल हो। नहीं, अगर हम इस किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन फैलाएं जो मुल्क दुश्मनी से मुतल्लक हो, जो इतनी गलीज़ हो कि जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में जो है वो फसाद लेके आए, जो ऐसी गुफ्तगू हो, ऐसा अमल हो जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, और वो ऐसा गंद हो जो गंद जो है वो सोशल मीडिया पे और दूसरे ज़राए से जो है वो फैलाया जाता है, तो आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि जो इन चीज़ों को अलाउ करता है? कोई ऐसा मुल्क है कि जो इन चीज़ों को चेक नहीं करता? तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये कहना कि जी ये मिस यूज़ होगा, भाई मिस यूज़ जब होगा तो फिर उसके लिए अदालतें भी बैठी हैं, गवर्नमेंट भी बैठी है, तंजीमें भी बैठी हैं। सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो बड़ी फोर्सफुल हैं, बड़ी उनकी आवाज़ है। मिस यूज़ होगा तो फिर उसका जो है वो बंदोबस्त हो जाएगा, उसके ऊपर बात हो जाएगी। लेकिन इस आड़ में ऐसे लोगों को जो है वो खुली छुट्टी देना कि वो ऐसा यानी प्रोपेगेंडा, ऐसा जो है वो मवाद जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो रखा जाता है कि जो ना सुनने के काबिल है, ना देखने के काबिल है, ना बर्दाश्त हो सकता है। और उसमें सभी तरह का, यानी ये मुझे पिछले दिनों इत्तफाक हुआ, ब्लास्फेमी जो है वो ट्रायल और उसके जो केसेस हैं वो पिटीशन एक पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। तो वो जज साहब ने मुझे भी और डीजी FIA को भी बुलाया था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी। आप यकीन करें कि उनका जिक्र नहीं हो सकता, यानी जिक्र भी बंदा नहीं कर सकता कि जी ये कुछ चीज़ें जो हैं इस हद तक जो है वो लोग पहुंचते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इनके ऊपर अगर इस आड़ में इन चीज़ों को खुली छुट्टी दी जाएगी तो फिर आपका मुआशरा जो है वो कितनी बड़ी तबाही की तरफ जो है वो धकेला जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो चेक होना चाहिए और नेक नीति से होना चाहिए। इसको मिसयूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर ये मिसयूज़ हो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी और मीडिया के लोग भी जो है वो मिसयूज़ जो है उसके सामने हमें दीवार बनना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को जो है वो इस आड़ में खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। इमरान साहब, आपको लगता है ये खान साहब के बहुत सारे मामला चेयरमैन PTI के इस वक्त अदालतों में हैं, कुछ जगह पर समातें हो रही हैं, कुछ जगह पर मुकदमात अभी पेंडिंग हैं, कुछ तफ्तीशें चल रही हैं JIT के तहत, आपको लगता है कि चेयरमैन PTI के मामलात, ये जो कानूनी मामलात हैं, ये अपने मंतकी इंजाम की तरफ भी जाएंगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बाई ऑल मीन्स जाएंगे। जो केसेस कायम हो चुके हैं, जो इंतखाबात से पहले आपको लगता है कि ये अपने मंतकी इंजाम की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं ये अदालतों को कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता कि अदालतों के वो इंतखाबात से पहले जो है वो करें या बाद में करें। ये बहरहाल एक लीगल अमल है, अदालतों में केसेस आर पेंडिंग और अदालतें जो है वो कानून के मुताबिक इनके ऊपर प्रोसीड करेंगी। उन्हें इंतखाबात से क्या गर्ज, वो पहले हों या बाद में हों। अब ये मामलात बहुत सारे हैं जहां पर जो है वो उनको इन कानूनी पेचीदगियों का सामना है, तो आपको वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं या नाअहल होंगे? देखें, कानूनी पेचीदगियों का उनको सामना नहीं है, उनका किया धरा है। उन्होंने इन जराइम का इर्तकाब किया है। वो 9 मई के हवाले से ले लें, वो जो 50 अरब रुपए का उन्होंने डाका मारा है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम पे, उसको ले लें, वो तोशा खाना ले लें, ये चोरियां, ये डकैतियां, ये जुर्म इन्होंने किए हैं, वो उन जराइम का उन्हें सामना है। वो प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ जो है वो चल रही है। तो बाकी ठीक है, अदालत फैसला करेगी, और अगर वो जुर्म साबित होते हैं, जो कि हमारी नज़र में तो साबित है, उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, तो फिर उन्हें सज़ा होगी। और सज़ा होती है तो फिर नाहल तो ऑटोमेटिकली, ये तो कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है। तो अगर नाहल होंगे तो फिर हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
ठीक है। अब लेकिन इसमें जो साइफर वाला मामला है उसको तो एफआईए देख रही है, वो उस पर बहुत बात हुई। किसी ने कहा आर्टिकल 6 लग सकता है, किसी ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो आपके ख्याल में एफआईए इस मामले पर किस तरह से तहकीकात को आगे बढ़ाएगी, और क्या ये भी मामला इलेक्शन से पहले जो है वो इस मामले की जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो जाएगी, या इसका फैसला हो सकता है? तफ्तीश तो उसकी मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो अदालत में जो है वो चलान पेश होना चाहिए। अदालत जो है वो उसका फैसला करेगी, वो इलेक्शन से पहले कर दे, इलेक्शन से बाद कर दे। आप लोगों के अदालतों के हवाले से और फैसलों के हवाले से उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, गिले शिकवे आपके रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी वो मामलात ख़त्म हो गए हैं और अभी खान साहब के जो मामलात हैं, जो मुकदमात हैं, वो उनके फैसले होंगे? नहीं, हमारे ख़दशात, हमारे एतराज़ात तो एक मखसूस बेंच के हवाले से रहे हैं। अच्छा। अदालतों के ऊपर तो हमने कभी जो है वो एतराज़ या एहतजाज नहीं किया, बल्कि उस बेंच से मुतल्लिक़ भी हमने हमेशा रिस्पेक्टफुली उन मोअज़्ज़ज़ जजेस के इज़्ज़त को, एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए है जो है वो अपनी बात की है। तो वो हमारी रिजर्वेशन ज़रूर है। उस बेंच से तसलसल के साथ कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनके मुतल्लिक़ हमारी ये राय है कि वो दुरुस्त नहीं थे। राना साहब, एक मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत के हवाले से भी आम सवाल ये है कि बाज़ाब्ता आप लोगों ने ऐलान तो कर दिया इंतखाबी मुहिम शुरू करने का, लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई। अगरचे मुस्लिम लीग नून और आप सब लोग ये कहते आए हैं कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले होंगे, तो क्या कोई तय पाया है कि कब उनकी वापसी होगी? देखिए, कब ये वो इलेक्शन मुहिम को ज्वाइन करेंगे? जी, ये तय पाया है कि मियां नवाज शरीफ आमदा इलेक्शन कैंपेन जो है, आमदा इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें वो पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन इस बारे में कोई तारीख तय नहीं हुई कि फलां तारीख को आएंगे। वो यकीनन जब इलेक्शन मुहिम जोरों पे होती है तो उससे पहले तशरीफ लाएंगे। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके जाने का इंतजार हो रहा है? क्योंकि आपके कॉलेग ख्वाजा आसिफ शायद इस तरफ इशारतन जो है वो कह चुके हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। बहरहाल इसमें ये बात तो मियां साहब को मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपनी वापसी का फैसला और तारीख उन्होंने देनी है। तो ख्वाजा साहब ने या अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे बात की हो, या हो सकता है उनकी बात हुई हो। अच्छा। और राना साहब, मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि पंजाब आपका मेन बैटल ग्राउंड है, उन्होंने अभी तक ये इंतखाबी मुहिम को ज्वाइन नहीं किया। अभी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हुई। शुरू से मुराद ये है कि अभी हमने अपनी तंजीमों को जो है वो इन गेयर किया है, और अभी वो हल्का वाइज लिस्टें, कैंडिडेट्स, एप्लीकेशंस, डिसीजंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और इसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। वो उन्होंने ख़ुद पूरे पंजाब के हर डिवीज़न का जो है वो टूर किया है, और इसके बाद जो आगे काम हो रहा है उसमें भी उनकी बड़ी दिलचस्पी है। तो जैसे ही फिर जो है वो जलसे जुलूस शुरू होंगे, रैलीज, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला वो फिर बाहर आएंगी और वो भी करेंगी। मियां साहब भी इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करेंगे उसको। अच्छा। और मियां साहब, मियां नवाज शरीफ, आपने कहा कि वो इस इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे, तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी मियां नवाज शरीफ ही होंगे मुस्लिम लीग नून के? जी, पार्टी का फैसला तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी को अल्लाह ताला इज़्ज़त अक्सरियत देता है तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो होंगे। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि इनाम मामलात पर हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद खबरों पर बात होगी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सानिया 9 मई की जेआईटी के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के
थाना किला गुजर सिंह में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मदीयत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सर्वर रोड में तफ्तीश के लिए लाया गया और पेशी के दौरान उन्होंने जेएटी के सरबराह और दीगर मेंबरान को धमकाया और धमकी दी कि पीटीआई की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने नहीं रहना। एफआईआर के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुल्जिम का अफसर को डराना और हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की धमकी देना दरअसल आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश को रोकना है और ये कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त खासतौर पे ये जेआईटी किस तरह से काम कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास, बहुत शुक्रिया। इलियास, सबसे पहले तो इस एफआईआर के हवाले से बताइएगा, क्या कहा गया है इस एफआईआर में और क्यों ये दर्ज की गई है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ? हाँ जी रहमान, ये जब पिछली मरतबा जब इनको थाना किला गुजर सिंह में बुलाया गया जेआईटी की जानब से, तो जेआईटी के जो सरबराह थे इमरान किशोर और जो दीगर मेंबरान बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब बातचीत की और उनसे कहा कि 9 मई के मुकदमात में वगैरह में जो है जो हुए थे हंगामे, उसमें आपकी मुदाखलत शामिल थी, ये इस तरह की जब बातें की, तस्वीरें दिखाई, तो इस पर जब बातें करते हुए इन्होंने इस पर जो जेआईटी के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पर पीटीआई के सरबराह की जानिब से उंगली उठा के और उनसे कहा गया कि जनाब आपको इस बात का होना चाहिए कि मैं वापस आ रहा हूँ और आप ये सिलसिला नहीं रहेगा और मैं वापस आऊंगा और ये सब देखूंगा कि इस तरह की बातचीत की गई और उसके बाद उनको जेआईटी के जो सरबराह थे उनको उन्होंने धमकी दी गई। तो इस पर वो जो सारे हैं उन्होंने इस पर बातचीत की और कानूनी मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये सरासर धमकी दी गई और जो तस्वीरें भी दिखाई गई उन्होंने मानने से इनकार किया, इस तरह की चीजें चलती रही। तो जो इस पर वो लहा कि जेआईटी ने कहा कि जी हमें धमकी दी गई, पहले तो बुलाते थे तो वो आते नहीं थे, जब आए हैं तो आके उन्होंने सीधा आके धमकी दी है और इस धमकी पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई रात को और इस पर एफआईआर थाना किला गुजर सिंह में हुई ताकि जो भी है, और उन्होंने कहा कि जो मैं जब वापस आऊंगा तो देखूंगा इस सारी कार्रवाई को, ये तफ्तीश के दौरान जो उनके साथ हो रहा है तो उसको सारा इस मसले को देखेंगे कि जो उनके साथ किया जा रहा है। इलियास, मगर अभी चेयरमैन पीटीआई जो वो लाहौर में है और वो खुद भी मुतअद्दिद बार उनकी कानूनी टीम भी इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके कानूनी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस वक्त जो मामलात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा होने का कोई इम्कान जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, जो मामलात हैं तोशाखाना के केस का और फिर जो दूसरे मामलात वगैरह हैं और इसमें जो उन पर जो जो जेआईटी की रिपोर्ट्स हैं उसके भी फाइनलाइज किया जा रहा है, उसमें तमाम जो सूरत हाल है उन पर मुकदमात की एक लंबी तवील फहरिस्त है और ये तमाम जो शहरी दिन ब दिन उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और इस वक्त वो उस बारे में उनको खुद यकीन है कि वो किसी दिन भी किसी वक्त भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जो भी मामलात हैं उनके खिलाफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जो इस तरह के सारी जो हैं वो एफआईए ने भी बुलाया है, शायद उनके पास इकट्ठे हैं जिस पर जमानतें भी ली थी। अब 8 अगस्त तक तो उनके जो मसला है कि वो तो उनको कि गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन मामलात जो हैं वो अब इस मसले पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह गई कि वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकें। तो जाहिर है अदारे भी अब मुतहरक हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं तो वो इसको कहते हैं, तभी तो वो इस बनी बाला गए हैं, 2 दिन इस्लामाबाद में भी रहे कि कोशिश में थे कि ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो वो 8 अगस्त तक जो उनको डेट मिली एक्सटेंशन जो जमानतों की, उनको गिरफ्तार ना किया जाए किसी केस में, तो वापस लाहौर आए और उस बात का उनको पूरा यकीन हो गया है कि उनको किसी ना किसी केस में अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंटी करप्शन के भी केसेस तंग हैं उनके खिलाफ। तो सूरत हाल ये है कि पहले उनके घर के बाहर बड़ा एक मजमा होता था कारकुनों का, अब ऐसा ऐसा कारकुन भी खत्म हो गए, खाली है सारा कुछ। तो उन्हें इस बात का यकीन है कि किसी वक्त भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है किसी केस में भी। तो जाहिर है जिसके बारे में वो कहते हैं कि अब उनको किसी वक्त भी, लेकिन तो इस बात का जो है वो इम्कान पाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी उनके 22 जो बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ
मौजूद थे और बात हो रही थी कि चेयरमैन पीटीए के खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज के दौरान भी मानसून की बारिशों में शिद्दत के साथ इजाफे की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूग़यानी का खदशा है। सबसे ज्यादा सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान में देखी जा रही है, जहां तूफानी बारिशों और सैलाबी रोलों से मुतअद्दिद मकामात पर कई हिफाजती बंद टूट गए, कच्चे मकानात गिर गए, फसलें तबाह और नशेबी इलाके वहां जेर आब आ चुके हैं। आवारान में मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती रैले में बह गई। कोयटा और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए भी बारिशें जारी रहीं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई है, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में तौनसा और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कुछ ऐसी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में है। इन बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी बढ़ गए हैं। बालाई इलाकों में जाने वाले सयाहों को भी खबरदार किया गया है कि वो सफर के दौरान मोहतात रहें। पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सैलाब ने तबाही मचाई है। इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है, वहां पर जो रिस्पॉन्स है हुकूमत का वो इस पर कैसा है, उस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। अकरम, ये बताइएगा कि ज्यादा जो इजला हैं वो बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन से हैं जहां जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं इन बारिशों के बाद? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल तकरीबन जो है बलूचिस्तान के तमाम शमाली और जो है ना मैदानी जितने भी इलाके हैं वो इससे बुरी तरह जो है मुतासिर हुए हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के सिब्बी और जो है इसके साथ साथ बोलान, ढाडर, इस एरिया की, वाशुक की, खुरान की और जो पाक ईरान सरहदी इलाके, ये बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तकरीबन जो महकमे मौसमियात ने इस हवाले से एक पेशन गोई की थी कि जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ता कबल ये पेशन गोई की गई थी कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार तूफानी बारिशें होंगी। तो उसके बाद जो है पीडीएमए हुकाम और जिली हुकूमत और जितनी भी मशीनरी है वो तो अलर्ट हो गई थी, लेकिन जो वो इलाके जो नशेबी इलाके थे वहां पर जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशों की वजह से वाशुक का इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ, खारान का इलाका इंतहाई मुतासिर हुआ और सिब्बी और बोलान और ढाडर का ये पहाड़ी मकाम है जहाँ पर जो है जमीनी आमदरफ्त के हवाले से कोयटा टू सिब्बी और अंदरूनी मुल्क मिलाने के लिए कौमी शाहरा जो थी वो भी मुकम्मल तौर पर बह गई है। गुज़िश्ता 5 रोज से ये जो है शाहरा नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से कोयटा टू सिब्बी और अंदरूनी मुल्क आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह अगर हम बात करें जो है जोब की, दुक्की, कोहलू, रखनी की, तो ये भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान तकरीबन जो है बारिशों की नजर और सैलाबी रेलों की नजर जो है तकरीबन 10 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अच्छा, तो ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सिलसिला जारी है, लेकिन पिछले साल भी बारिशें हुई थी जिसके बाद सूरत हाल खासी खराब हो गई थी। अभी जो इदारे हैं, पीडीएमए है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, उनका रिस्पांस कैसा है, जो खास तौर पर जो रेस्क्यू के हवाले से है कि लोगों को जो है वो बचाया जा सके, और फिर ये जो सड़कें बंद हैं जहां पर जो है वो राब्ते कट गए हैं कम्युनिकेशन के, उसको जो है वो बहाल किया जा सके? बिल्कुल ऐसा ही है। जिली हुकूमत ने खसूसन सूबाई हुकूमत ने तमाम जितने भी डिप्टी कमिश्नर से उनको खसूसी हदायत भी जारी कर दी गई थी कि जो भी मुतासरा इलाके हैं उनकी हर मुमकिन इमदाद की जाए, और पीडीएमए हुकाम ने भी जो है इस हवाले से हैवी मशीनरी भी जो है वहां पर जो है पहुंचा दी थी। लेकिन जो वो इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके, वहां तक अभी तक जो लोगों की रसाई मुमकिन हो ही नहीं सकी। वो लोग आज भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के भी मुतासिर हैं। सिर्फ उन्हें जो है ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते से वो जो है खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है महकमा खजाना को जो है ना कहा है कि तकरीबन मुतासरा जितने भी अजला हैं बारिशों से, उनके लिए 15 करोड़ रुपए जारी करने के अहकामात भी दिए गए हैं। लेकिन वो लोग जिनकी हम तक रसाई होती है या हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हम तक अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, हम आज भी खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से कोयटा का जो करीबी तफरीही मकाम का इलाका है हन्ना उड़क,
वो जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। अच्छा। वहाँ कच्चे मकानात में नदम हो गए हैं, स्कूल वहाँ पर मुनदम हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो मकीन है, वो जो आबादी है, वो हमसे खुद सुबह सवेरे भी बाकायदा तौर पर राब्ता करके कह रहे थे कि खुदारा हमारी दादरसी की जाए। वहाँ ना PDM में हुकाम पहुंचे, ना ही सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद उन तक पहुंच चुकी है। ये तो आप बता रहे हैं कोयटा के जो नवाही इलाके हैं वहां पर ये सूरत हाल है, लेकिन इतलात ये भी हैं कि जो पाकिस्तान की ईरान के साथ सरहद है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सरहद है, वहां पर जो सरहदी इलाकों के अंदर बहुत सारे इलाके इन बारिशों के वजह से मुतासिर हैं और वहां पर भी सैलाबी सूरत हाल है। तो वहां पर इस वक्त जो है वो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या कुछ है वहां पर? जी बिल्कुल ऐसी सेम सिचुएशन है। ये तो मैंने आपको कोयटा शहर की या इनके कुर्बा जवार के जो अजला थे, जो करीबी रास्ते थे, उनका मैं आपको बताया, लेकिन जो पाक अफगान सरहदी इलाके किला सैफुल्ला हो गया और इसके साथ साथ पाक ईरान जो है दालबंदीन, चागी, वाशुक, खारान, ये वो इलाके हैं जहाँ से लोग आते जाते आमदरफ्त का सिलसिला गाए बगैर इनका जारी रहता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज वहाँ पर भी बुरी तरह से लोग मुतासिर हुए हैं, कच्चे मकानात में नदम हो गए, लेकिन उनकी कोई भी फिलहाल दादरसी नहीं हुई है। कई लोग आज भी खुले आसमान तले बैठे हैं और बारिशों का गंदा पानी पीकर जो है हैजे और गैस्ट्रो जैसी दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तो बज़ाहिर जो है एक अपने अहकाम जारी कर दिए, लेकिन अब जो है तमाम जो दारुमदार है वो दिल्ली हुकाम पर है कि वो इनको किस तरह से जो है इनको कंपनसेट करते हैं। ठीक है मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट्स दे रहे थे कि इस इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल क्या। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात हो।